हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिक बायोलॉजी का। पहला लेक्चर मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको पूरी प्रतिक्रिया पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से किस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें हमारा स्टडी कंप्लीट करना है, बेसिक बायोलॉजी के पोर्शन कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं बेसिक बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना था। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद फिर उसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में पहले यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर, फिर प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और उसके बाद फिर सेल के फंक्शंस डिस्कस होंगे। सेल के फंक्शंस के बाद डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर स्टडी, साइटोप्लाज्मिक स्टडी, surrounding of cells and covering of cells, and concept of extracellular fluids and intracellular fluids, and relation of cells with respect to their surrounding components like capillaries अगर एनिमल हो तो, या प्लांट हो तो फिर दूसरे कंपोनेंट्स, एडजेसेंट कंपोनेंट्स, इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अभी के लेक्चर में इस सेशन में मुझे सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने दो टाइप के सेल यहाँ पर मेंशन किया हूँ। यहाँ पर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है और ये प्लांट एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, सॉरी, और ये वाला पोर्शन ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है आप लोगों के सामने। और यहाँ पर देखिए मैं वन बाय वन इनलिस्ट करता हूँ कुछ कंपोनेंट्स को प्लांट और एनिमल सेल्स के आपके सामने। ये जो बाउंड्री लाइन है, ये पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन प्लांट और एनिमल सेल में होती है, इसको मैं सेल मेम्ब्रेन कह सकता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में हमको डिस्कस करना है कवरिंग ऑफ सेल्स में। सेल्स के कवरिंग में मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये जो पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन है इसका काम है प्रोटेक्शन, और ये हमारे सेल की बाउंड्री लाइन है। ये कॉमन है प्लांट सेल में भी और एज वेल एज एनिमल सेल्स में भी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पोर्शन है जो प्लांट सेल में होता है, ये ग्रीन कलर से मैंने बताया हूं, इसको कह सकते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है जो प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इस प्रकार का सेल वॉल हमें एनिमल सेल में नहीं दिखाई देगा। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल में दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर एनिमल सेल में हमको सेल वॉल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट है बाउंड्री लाइन के कंपोनेंट्स। उसके बाद हम जाते हैं, ये जो पोर्शन है लिक्विड पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, प्लांट सेल में भी लिक्विड पोर्शन और एनिमल सेल में भी जो लिक्विड पोर्शन है, इस लिक्विड पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म द लिक्विड ऑफ सेल्स, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड ऑफ सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को मैं गोल्गी बॉडी बोलूंगा, गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी है गोल्गी बॉडी, एनिमल प्लांट सेल में भी है गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियस से लग करके है, इसको मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलूंगा। इसको मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलूंगा। पहले इनलिस्ट कर रहा हूं फिर डिस्क्राइब करूंगा हर एक को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट में भी है और एनिमल सेल्स में भी है। ये वाला स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सब बच्चों को मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लोअर क्लासेस में भी देखा है आप लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट अ पावर हाउस ऑफ सेल्स। हमारे सेल का पावर हाउस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिमिटिव वैक्यूल है, स्मॉल वैक्यूल। एनिमल सेल में हमको स्मॉल वैक्यूल मिलेगा, जबकि यहाँ पर लार्ज वैक्यूल मिलेगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में हमें लार्ज वैक्यूल मिलेगा और एनिमल सेल में हमको स्मॉल वैक्यूल मिलेगा। और यहाँ पर कुछ माइक्रो बॉडीज है जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं स्ट्रक्चर वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा और इसको आप समझने की कोशिश करो। इसका डिटेल पोर्शन हमको एक एक लेक्चर में अच्छा खासा डिटेल में डिस्कशन करना है।
तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्शन है, हमारे सेल के लिए प्रोटेक्शन है, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर हमको आगे देखना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के माध्यम से। साइंटिस्ट का नेम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने हमारे सामने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये पूरे बोर्ड पे मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिखूंगा, बनाऊंगा डिजाइन और आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बाद ये ग्रीन कलर से बाउंड्री लाइन मैंने बताया हूँ, ये प्लांट सेल की ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको मैं सेल वॉल बोलता हूँ। ये सेल वॉल हमारे प्लांट सेल का शेप मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है इसको, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पेक्टिन, सेलुलोजिक सेल वॉल हो सकती है प्लांट सेल की। दो प्लांट सेल वॉल यहाँ पर मैंने बताया, ये दूसरे प्लांट की सेल वॉल है और ये इस सेल की सेल वॉल है और ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। मतलब यहाँ पर देखिए जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये एक सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली, तो एक तो सेल होगा नहीं, बहुत सारे सेल्स होंगे। तो इस सेल के सराउंडिंग में जो दूसरा सेल्स है, उन दोनों सेल जो वॉल है, वो सेल वॉल के बीच में कुछ रेड कलर से मैंने पोर्शन बताया, उसको लैमेली कहेंगे। एडजेसेंट सेल वॉल के बीच में जो गैप है, जो कंटेंट है, उसको मैं लैमेली कहूँगा, जिसमें कैल्शियम पेक्टेट हो सकता है, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैंने बताया हूँ, दो सेल वॉल ग्रीन कलर से है और सेल वॉल के बीच में रेड कलर से कुछ कंटेंट मैंने बताया हूँ, उसको मैं लैमेली कह सकता हूँ। साइमल्टेनियसली आपको कुछ डायग्राम भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये क्या है? ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएंगे और गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएंगे, वैक्यूल्स आएंगे और बहुत सारे माइक्रोबॉडीज आएंगे, लाइसोजाइम्स वगैरह, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, फैट्स का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कह सकते हैं हम कि वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली न्यूक्लियस से लग करके रहते हैं। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए उसका सरफेस स्मूथ होता है, उसीलिए हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारे न्यूक्लियस का और न्यूक्लियर पोर होते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जाती है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है बच्चों, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमको दो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी ग्रीन कलर का पोर्शन बताया हूँ। इस ग्रीन कलर के पोर्शन को हम क्रोमैटिन कह सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर पोर्शन है ये बच्चों क्रोमैटिन है, और ये क्रोमैटिन फाइबर्स ही एक्चुअली क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियर कंटेंट में हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिटेल में देखेंगे और इसके बहुत सारे फिजिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इन द सेंस क्रोमैटिन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्रोमैटिन मॉडिफाइड होकर के क्रोमोसोम कैसे बनाता है, ये भी हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब डीएनए का ही हेलिकल फॉर्म है। उसके बाद साइड में मैंने यहाँ पर राउंडेड स्ट्रक्चर बताया हूँ। ये राउंडेड स्ट्रक्चर प्लांट सेल में भी है, रेड कलर में बताया, यहाँ पर ब्लैक कलर में बताया। तो ये जो पोर्शन है प्यारे बच्चों, ये पोर्शन है एक्चुअली न्यूक्लियोलस। ये पोर्शन को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं और ये न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स। ये न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स और प्रोटीन्स होते हैं। मतलब न्यूक्लियोलस इज द ओनली साइट which is responsible for the synthesis of ribosomes। राइबोसोम जो बनते हैं बच्चों वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स में आरएनए और प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम्स को डिटेल में डिस्कस करना है, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हमको डिटेल में डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू स्वेटबर्ग साइंटिस्ट हमको उसको डिटेल में डिस्कस करना है।
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है प्लांट और एनिमल सेल में ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल है जो कि पावर हाउस है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। उसके बाद मैंने क्लोरोप्लास्ट बताया हूँ। क्लोरोप्लास्ट ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ऑब्वियसली ये प्लांट सेल में ही होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का तो सवाल ही नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट है हमको प्लांट सेल में दिखाई देगा, और इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शनल यूनिट है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोनिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकली स्टोर्ड फॉर्म में, एनर्जी के ग्लूकोज के फॉर्म में वो स्टोर करेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर कंटेंट भी डिस्कस हो गए, क्लोरोप्लास्ट के कंटेंट भी डिस्कस हो गए, और ये लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में प्रिमिटिव स्मॉल वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में भी इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। दूसरे लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी हमको वैक्यूल्स स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि खास तौर पे ये वैक्यूल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं और स्ट्रीमिंग में हेल्प करते हैं, इंगल्फिंग में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे सॉल्यूट्स अपने अंदर रखते हैं ये वैक्यूल्स, जो कि सेल का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट जितने भी हमारे सेल के कंपोनेंट्स हैं प्यारे बच्चों वो इनलिस्ट किया हूँ, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया हूँ, बस मुझे इनलिस्ट ही करना था। अभी मुझे प्रोकैरियोटिक सेल के भी कुछ कंपोनेंट्स इनलिस्ट करना है, और उसके बाद फिर वन बाय वन हम फंक्शनल यूनिट पे डिस्कस करेंगे। ये जो हेडिंग है फंक्शन ऑफ सेल्स, तो फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस, ऐसा डिटेल में हमको डिस्कस करना है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आज के लेक्चर को शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ। हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल देखा, उसके बाद डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स पे डिस्कस किए, जिसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर भी रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और वैक्यूल्स, और कुछ लाइसोजाइम्स जो कि एंजाइम पॉकेट्स होते हैं सेल्स में, जिसमें एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, बायो कैटलिस्ट है। इन एंजाइम्स के द्वारा बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे, खासतौर पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस और फैट का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शन इतना ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि तो हमारी रीडिंग स्ट्रक्चर से थी, तो शॉर्ट में स्ट्रक्चर को इनलिस्ट किया। स्ट्रक्चर फिर अभी डिटेल में देखना है, वन बाय वन एक एक पॉइंट को रेफरेंस बना के डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फंक्शंस को भी एक एक पॉइंट को रेफरेंस बनाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये शॉर्ट लेक्चर था, जो कि बेसिक लेक्चर मेरा सेकंड है, बहुत फास्ट मैंने डिस्कस किया हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लेक्चर जब स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको हर पॉइंट क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये लेक्चर मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद नेक्स्ट डे आपको मिलेगा, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ स्टडी करिए। ओके, थैंक यू।